Hello friends, how are you? Welcome back to our channel online GS by दिवाकर एंड दिस सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना जो ये सेशन चल रहा था जिसमें कि अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यूपी पीजीटी 2003 का ये पेपर अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जिसमें कि टोटल हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बीच में ही सेशन रुक गया था। रुक इसलिए दिया था क्योंकि तबीयत उस दिन थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आज अपन पूरा पेपर इसको डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जीएस वाई दिवाकर सर ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जाकर के, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही जो आपको दूसरा चैनल है स्टडी पीवाईक्यू, आप उसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी कंप्लीट पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है 10,000 प्लस क्वेश्चन वाली, वो क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे स्टडी पीवाईक्यूज पे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं, जिसमें के क्वेश्चन 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और उनके चक्रवात दिए गए हैं। कौन से चक्रवात का नाम कहाँ पे क्या होता है। अगर चीन के समुद्र में देखा जाए तो वहां पर जो चक्रवात आता है उसको कहा जाता है टाइफून। मैक्सिको की खाड़ी में जाएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात आता है उसको नाम दिया जाता है क्या, हरिकेन। और पश्चिमी द्वीप समूह में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर जो चक्रवात आता है, तो वो चक्रवात कौन सा आता है, टोर्नेडो आता है। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात नाम होता है, ठीक है। ये कैसे है, आपके सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि उष्ण चक्रवात हैं ये, और ये उनके स्थान हो गए। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। तो कोलकाता कहाँ पे मिलता है आपको, आपने देखा होगा कि ये बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल है, वहीं के पास में आपको कोलकाता देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु पूछा गया है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो ये तो आपकी कैसे भी नहीं होगी। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है, तो पश्चिमी में है क्या, ये नहीं है। सवाना तुल्य जलवायु होगी या फिर मानसूनी जलवायु होगी। तो जो आपको कलकत्ता क्षेत्र आता है, वहां पर जो जलवायु देखने को मिलती है वो आपको सवाना जलवायु देखने को मिलती है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जलवायु का वर्गीकरण किया है कोपेन महोदय ने। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया गया है, इनका वर्गीकरण इंडिया में और विश्व दोनों में ही इन्होंने किया है। तो इसमें कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोलकाता को उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु यानी कि AW प्रकार की इन्होंने लेटर दिए हैं। ये जो इंग्लिश आपके हैं उसके लेटर्स दिए थे, उनके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो AW उन्होंने बताया था उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु यहाँ पे कलकत्ता में मिलती है। यह जलवायु जो कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीप पठार है आपका, यानी जो प्रायद्वीप भारत है वहां पे उनके अधिकांश भागों में पाई जाती है। और ये जलवायु कहाँ पे मिलती है ज्यादातर देखने को, कर्क रेखा के दक्षिण में देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपका भारत का प्रायद्वीप भारत है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको कर्क रेखा के दक्षिण में देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 25 नंबर का, वर्ष वर्ष समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष वर्ष समान उच्च वर्षा निम्नलिखित किस जलवायु प्रदेश में होती है। यानी कि तापमान भी उच्च रहता है वहां पे, हाई टेम्परेचर रहता है पूरे साल, और वर्षा भी वहां पे ज्यादा होती है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, ये मानसूनी क्षेत्र। मानसूनी में कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे इंडिया देख लीजिए आप, थाईलैंड देख लीजिए, इंडोनेशिया है, ये आपके कौन से हो जाएंगे, मानसूनी जलवायु है। तो क्या आपको इंडिया में 12 महीने यानी कि पूरे साल भर वर्षा देखने को मिलती है, नहीं मिलती है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगी, एवं चीन तुल्य जलवायु हो जाएगी, एवं विषुवत जलवायु हो जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। लंबवत पड़ती है तो यहाँ पे 12 महीने यानी कि पूरी साल भर यहाँ पे तापमान उच्च रहता है, उच्च रहता है। तो इसी के कारण क्या है, बाष्पीकरण होता है, एवेपोरेशन होता है और संघनन बनता है। संघनन के कारण वहां पे वर्षा होती है, ठीक है। इतना समझ गए आप। व्याख्या देख लीजिए इसकी। विषुवत रेखा के उत्तर से दक्षिण में यानी कि 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखी जलवायु कहा जाता है, या फिर उष्णकटिबंधीय तौर पर जलवायु प्रदेश इसको कहा जाता है। इस पेटी में अगर आप देखेंगे तो वर्ष भर समान यानी कि एक जैसा टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है। और वर्षा भी यहाँ पे
हाई रेनफॉल मिलती है। इसमें अगर औसत वार्षिक तापमान देखा जाए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान देखने को मिलता है। और वर्षा की मात्रा अगर देखी जाए तो 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, जो कि पर डे यहाँ पे वर्षा होती है। और ये वर्षा कैसी होती है, हल्की फुल्की नहीं होती है, मतलब बूंदाबांदी नहीं होती है, खूब अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप से। आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, नंबर अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं। यानी कौन सी जलवायु इसमें आर्द्र होगी, यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है और उसमें वर्षा के दिन भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, या फिर सेंट लॉरेंस जलवायु। तो इनमें से जो जलवायु आर्द्र होगी एवं वर्षा के दिन इसमें अधिक होंगे वो हो जाएगी आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। पश्चिमी जो यूरोप तुल्य जलवायु होती है उसका विस्तार पाया जाता है 40 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवनें हैं। क्या कारण है वर्षा होने का, जो समुद्र से स्थल की ओर में हवाएं चलती हैं जिनको के नाम दिया गया है पछुआ पवनें, उनके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। और इस जलवायु प्रदेश की विशेषता यह है कि कम वार्षिक वर्षा अधिक दिनों में प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, कम वार्षिक वर्षा होती है कम दिनों के लिए, और अधिक दिनों में ये प्राप्त होती है। थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है और ज्यादा दिन तक यहाँ पे वर्षा होती रहती है। परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा के दिन होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका, ये कुछ नाम दिए गए हैं, उनके गर्त हैं, गर्तों के नाम दिए गए हैं, कौन सा गर्त कहाँ पे मिलता है इनको देख लेते हैं। जो आपका चैलेंजर गर्त है ये कहाँ पे मिलेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है। और यहीं आपको पोर्टोरिको जो द्वीप गर्त है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पश्चिमी द्वीप समूह में देखने को मिल जाएगा। रोमांस गर्त ये आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा, या फिर इसमें आंध्र महासागर दिया है या फिर अटलांटिक महासागर, दोनों नाम एक ही है। सुंडागर्त जो मिलता है आपको पूर्वी हिंद महासागर में देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है। कौन सा कारक करता है, अक्षांश, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, प्रचलित पवन तथा सागरीय धाराएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं। तो अक्षांश जो है आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, और अक्षांश में क्या है, तापमान कम ज्यादा होता रहता है, तो यहाँ पे आपको तापमान जो अक्षांश है ये भी प्रभावित करता है। जल एवं स्थल के वितरण में भी असमानता होती है, ये भी क्या करता है, सागरीय तापमान को प्रभावित करता है। और प्रचलित जो पवनें होती हैं, जो पवन चलती हैं सागरों के ऊपर में, वो भी क्या करते हैं, सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि स्थल से जुड़ा हुआ कोई सागर है तो वो चारों तरफ स्थल से जुड़ा है तो उसका तापमान थोड़ा ज्यादा होगा बजाय अन्य के। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। तो साब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, या फिर सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है, या फिर सागरी लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा, या फिर उपरोक्त कथन सही है। तो इसमें लवणता के बारे में सब कुछ दिया गया है कि अगर जो सागर है उसमें लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी सागरों में जो लवणता की मात्रा है वो एक समान मिलती है, कि अगर किसी में जैसे कि आपका बौन झील है या फिर मृत सागर है जिसकी कि 230 है और 330 ppm है, तो इनकी लवणता एक समान तो नहीं है, सब में अंतर पाया जाता है। तो ये इसमें कहा गया कि सागर में
लवणों की कुल मात्रा में अंतर होता है? तो बिल्कुल होता है। दूसरा इसमें कहा गया है कि सागर में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। अगर उनका अनुपात देखा जाए तो वहां पर उनकी समानता देखने को मिलती है। और तीसरा इसमें दिया गया है कि सागरीय लवणता अगर अधिक है तो बाष्पीकरण न्यून होगा। बाष्पीकरण कम हो रहा है तभी तो उसमें लवणता ज्यादा है। अगर लवणता कम होती, क्यों कम होती? क्योंकि उसमें बाष्पीकरण हो जा रहा था। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऑफ कर ले। चलिए, ये जो आपका डिटेल देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, 1844 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया था। कितने प्रकार के लवण का पता लगाया था उन्होंने? 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया था, जिसमें के 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्मरणीय है कि विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, यानी कि जो अलग अलग महासागर होते हैं उनमें लवण की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। परंतु अगर उनकी संरचना देखी जाए तो उनके अनुपात में समानता होती है। बाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है, यानी कि लवणता अगर अधिक होगी तो बाष्पीकरण वहां पे न्यूनतम होगा। तो जो आपका कथन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, प्राय सभी सागरों में क्या होता है? तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका यानी कि रेड क्ले पाई जाती है। गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सागरों के बारे में पूछा गया है जिसमें कि लाल मृत्तिका कहाँ पे पाई जाती है। तो जो लाल मृत्तिका है वो पाई जाती है सागरों के गहरे भाग में। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, अकार्बनिक पदार्थ में लाल मृत्तिका महत्वपूर्ण मृत्तिका होती है। प्राय जो सभी सागर होते हैं उनके गहनतम यानी कि जो डीपेस्ट पार्ट होता है सागर का, वहां पे आपको लाल मृत्तिका देखने को मिलती है। यह अगाध सागरी जमाव होते हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मृत्तिका 2700 फेदम से अधिक गहरे भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लाल मृत्तिका कहाँ पे पाई जाती है? तो ये सागर के गहरे भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो जलधारा है उनके कुछ नाम दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिए आप। उत्तर विषुवतीय जलधारा, अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है ये आपका, ये वाला, ये कैसा रहता है? ये हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। तो यहाँ की धारा कैसी हो जाएगी? ये भी गर्म हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बाकी की किनारे की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सभी कैसी हो जाएंगी? ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये दिया गया इसमें, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो विषुवत की जलधारा है 0 डिग्री अक्षांश पर मिलती है, तो ये कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में मध्य अटलांटिक महासागर में ये विकसित होती है। और ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, जबकि अन्य सभी ठंडी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो इसमें लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है, या फिर इसमें 180 मीटर यानी कि 600 फीट की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। और लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर यानी कि क्रेस्ट कहलाता है, और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपकी जो लहरें बनती हैं इस तरीके से, तो ये भाग जो उठ गया इसको कहा जाता है क्रेस्ट या फिर शिखर, और इसको कहा जाता है द्रोणी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया आपका डी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ही सही हो जाएंगे, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तीनों सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया है, आर ए हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन सा सिद्धांत आर ए हैरिस ने दिया था? तो इसमें आपके सिद्धांत दिए गए हैं, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत एवं प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो जो आर ए हैरिस ने सिद्धांत दिया है उसका नाम है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ये संबंधित है ज्वारभाटा की उत्पत्ति से। और जो संतुलन सिद्धांत है यानी कि इक्विलिब्रियम थ्योरी है, ये आपकी आइजैक न्यूटन ने दी है। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने दिया हुआ है, और जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये विलियम बेबेल ने दिया है। ठीक है, इन तीनों को भी आप याद रखेंगे, इसको तो रखेंगे ही रखेंगे और साथ में इन तीनों को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इसमें आपका कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने पर मिलने वाले प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? भोजन श्रृंखला कहते हैं, भोजन जाल कहते हैं, या फिर भोजन चक्र कहते हैं, या फिर भोजन स्तर कहते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों का परस्पर संबंध क्या हो जाता है? काफी जटिल हो जाता है, एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है खाद्य जाल, या फिर इसको भोजन जाल कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के संबंध क्या है? कठिन हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है, एक जाल टाइप का बन जाता है ये। पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो आहार पोषण आपने देखा होगा, जो खाद्य श्रृंखला चलती है वो एक क्या चलती है? एक पद के ऊपर में चलती है कि पहले घास को क्या खाएंगे? ये चूहा कीड़े मकोड़े ये सब खाते हैं उनको, फिर उनसे बड़ा आगे का कीट बच्ची खाएगा, जो सांप नेवला वगैरह होते हैं उनसे आगे उनको सांप को नेवला खा जाएगा, नेवले को जो शेर वगैरह है वो खा जाएंगे। और इस तरीके से क्या चलता है? एक श्रृंखला चलती है, पदानुक्रम चलता है। और आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये क्या करती है? आहार और ऊर्जा होती है, एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, जो कि 10% के रूप में जाती है, जो कि आपने पढ़ा होगा, लिंडमैन का रूल है 10% वाला। और इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के आधार पर जीवों की पदानुक्रम संरचना निर्धारित होती है। विभिन्न खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं, यानी कि कई सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कभी कभी कि जो खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, दो दिशीय, या फिर त्रिदिशीय होता है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है आप लोगों को, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका झूमिंग कृषि, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय तथा विनाश का एक प्रमुख कारण है? कौन से हो जाएंगे इसमें? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, मानसून एशिया। तो जो झूमिंग कृषि है उसमें वनों का क्षय होता है, उनका विनाश होता है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। व्याख्या देख लीजिए क्या होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि जो होती है मुख्य रूप से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जैसे कि म्यांमार है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन देशों में ज्यादा की जाती है। इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं आपको झूमिंग कृषि के। और झूमिंग कृषि का प्रचलन पूर्वोत्तर भारत में भी अधिक है, जिसे कि स्लेश एंड बर्न की खेती, यानी कि काटो और जलाओ की खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? कौन से रहे थे वो? फ्रिडरिक रेटजेल, ईसा बोमेन, या फिर बाइडल डिला ब्लॉस, या फिर कार्ल सावर। तो जो इन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे वो रहे थे फ्रेडरिक रेटजेल। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से उन्होंने दिए हुए हैं। रेड जेल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया है कि मानव समाज यानी क्रमिक चरणों में उत्पन्न हुए हैं। वो कौन कौन से चरण हो जाएंगे? पहला जो चरण आया सबसे पहले आखेट एवं मत्स्य पालन का आया, यानी कि क्या किया जाता है यहाँ पे? शिकार किया जाता था और जो मछली है उनका पालन किया जाता था। दूसरे में आ गई हल की संस्कृति। तीसरे में यहाँ पे शस्य उत्पादन हुआ, हल बैल द्वारा जोते गए खेत होने के मतलब यहाँ पे खेती होने लगी थी, हल के द्वारा बैल के द्वारा जोती जाने लगी थी। चौथा जो आया आपका मिश्रित कृषि, जिसमें कि कृषि भी हो रही थी और साथ में पशुपालन भी हो रहा था। पांचवे में पशुपालन स्वतंत्र रूप से होने लगा, यानी कि अब कृषि से अलग कर दिया गया पशुपालन को। और छठवा आ गया, उसमें थोड़ा सा लोग फैंसी हो गए और बागवानी करने लगे। तो जो मानव है वह प्राकृतिक है, द्वैतता का विवाद भी रेड जेल के समय से ही शुरू हुआ था। विवाद शुरू हुआ था, इनको द्वैतता का जनक नहीं कहा जाता, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो द्वैतवाद का जनक कहा जाता है वो बर्नहार्ड बारेनियस को कहा जाता है, ये आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहा जाता है? कौन से प्रदेश के हो जाएंगे वो? अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के या फिर एशिया के? तो जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको क्या कहा जाता है? आदिम जनजाति कहा जाता है। और यह विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है। हमारा एक और चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद सत्यम परमार, आप देखेंगे तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसमें कि अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ही चल रही है, तो आप उसको भी वहां से जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगी। अगर आप लोगों ने ईएमआरएस का फॉर्म फिल किया है, उसमें आपकी ज्योग्राफी मस्ट, जो एनसीईआरटी है वो मस्त मस्ट है, जरूरी है आपको, तो आप उनको पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से जा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कौन से हो जाएंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले? कृषि योग्य भूमि, जल की उपलब्धता बिल्कुल करेगा ये। अगर इंसान को कृषि के लिए भूमि नहीं मिलेगी, जल की उपलब्धता नहीं मिलेगी, तो वो वहां पर क्यों निवास करेगा? वो वहां से चला जाएगा, या फिर जहाँ पे मिल रहा है वो वहीं पर रहेगा। सभ्यता की अवस्था बिल्कुल ये भी इसको प्रभावित करेगी। सभ्यता होनी चाहिए वहां पे कोई ना कोई, सब जहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कि मिस्र की सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे मानव क्यों निवास करता था? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चर वे में उनको रहने को मिलता था। स्थानों की सुलभता, राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध, यानी कि वहां पे स्थान की भी सुलभता होनी चाहिए, उनको जो लाभ उनको मिल रहा है या फिर उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तभी तो वहां पे मानव निवास करेगा। अगर उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, इच्छा है उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहां पे निवास क्यों करेगा? वो दूसरी जगह ढूंढ लेगा। तो जो आपके वितरण को प्रभावित करता है वो कौन कौन से कारक हो जाएंगे? ए बी सी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ कारक दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वही निवास करती है जहां पर क्या मिलता है उनको? कृषि योग्य भूमि मिल जाए, जल की उपलब्धता मिल जाए, और सभ्यता की अवस्था मिल जाए उनको, स्थानों की सुलभता देखने को मिले, राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध भी उन्हें जनसंख्या जो वितरण होता है या फिर जहां पर निवास करती है, ये सभी प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको देख लीजिए। भौतिक कारक में आ जाएंगे, यानी कि उच्चावच और भू आकृति, यानी कि वहां का एरिया कैसा है, समतल है, पठारी भूमि है, पहाड़ी भूमि है, इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मृदाएं अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक कारक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे खनिज होना चाहिए, नगरीकरण होना चाहिए, औद्योगिकरण देखेगा, सामाजिक आधार देखेगा, सांस्कृतिक कारक देखेगा, व राजनीतिक कारक। ये सभी जो इंसान है वो इन सब चीजों को देख करके उनको जब उनसे संतुष्ट हो जाता है कि ये सब चीजें हमें इस जगह पर मिल जाएंगी, तो वह वहां पर क्या है, निवास करना शुरू कर देता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है 39 क्वेश्चन। प्रवचन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल निम्न में से किसने विद्वान ने दिया था? जो आपका मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है, ये किसने दिया है? एवरेस्ट ली ने, ईजी लेवेंस्टी ने, जेलेंस्की ने। तो जो आपका मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है, ये जेलेंस्की के द्वारा दी गई है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और संबंधित किससे है? ये प्रवास से संबंधित है, यानी कि जो एक इंसान दूसरी जगह पर जाकर रहता है उसको कहा जाता है प्रवास, और इससे संबंध जो थ्योरी हो जाएगी वो आपकी मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी हो जाएगी, जो कि जेलेंस्की के द्वारा दी गई है। और इनके अनुसार प्रवसन के मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच में समानता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्रों में होते हैं? ये आपके भेड़ तथा बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं, बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं, या फिर इसमें एक और दो दोनों गलत है, या फिर उपरोक्त में से दोनों सही हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, कि जहाँ पे अधिकांश व्यापारिक पशुपालन होता है वहां पे भेड़ और बकरियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, व गाय तथा बैल उनकी भी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए तो उसको व्यापारिक पशुपालन कहा गया है। अगर यही नहीं मिलेंगे तो उसको व्यापार कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है? यानी कि यहाँ पे क्या होती है, सॉफ्ट लकड़ी होती है। सॉफ्ट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है। तो वो कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा, नॉर्वे, साइबेरिया एवं फिनलैंड। तो यहाँ पे जो आपका देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा कैसा देश हो जाएगा? ये ठंडा प्रदेश है, जो कि यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। बर्फ के कारण यहाँ पे जो लकड़ी मिलती है आपको, मुलायम लकड़ी देखने को मिलती है। इसीलिए इस देश को कहा जाता है, मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, वो कौन सी कृषि पद्धति कहलाएगी? ये किसमें क्या कर रहा है कि ये सिर्फ अपने लिए व अपने परिवार के लिए कृषि उगा रहा है, ना कि पूरे व्यापार के लिए। तो ये आपकी स्थानांतरणशील कृषि कहलाएगी, जीविकोपार्जन कृषि कहलाएगी, गहन कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो ये जो इंसान है कृषि कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, यानी कि अपना उसका जीवन यापन चल रहा है। तो जो वो कृषि कहलाएगी, जीविकोपार्जन कृषि ये कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न वस्त्र उद्योग में कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग बना हुआ है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग या फिर कृत्रिम रेशों पर आधारित उद्योग। तो ये जो आपका उद्योग हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, जो कि किस पर आधारित है? बृहत्तम वस्त्र उद्योग में से एक बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चले, नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग है? यानी कैसा ये इंपोर्टेंट है, जो कि समुद्री जलमार्ग है। कौन सा हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग या फिर पनामा मार्ग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? कटा फटा है। कटा फटा है, तो यहाँ पे क्या आपको पोर्ट और जो बंदरगाह होते हैं वो यहाँ पे कृत्रिम देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक बने हुए हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या है, व्यापार ज्यादा होता है और जो शिप हैं वो ज्यादा यहाँ पे खड़ी होने की व्यवस्था मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग ये माना जाता है, या सबसे व्यस्ततम इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? सबसे लंबा पूछा गया है इसमें। तो ये आपका अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय, कनाडियन या फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो जो सबसे बड़ा पूछा गया है इसमें विश्व का, तो वो हो जाएगा इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, यह वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी अगर टोटल लंबाई पूछी जाए तो 9,332 किलोमीटर है। और यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के पूरब में व्लादिवोस्तोक को जाता है, यानी कि उसको ये जोड़ता है, पश्चिम से लेकर के पूरब में जाता है। नाम दोनों याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महासागरीय जलमार्ग दिए गए हैं नीचे आपको, और उनके बंदरगाह दिए गए हैं, बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। तो पनामा नहर है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? पनामा नहर मिलेगी कोलन में। पनामा नहर में क्या मिल जाएगा? कोलन। और स्वेज नहर जलमार्ग इसमें आपको मिल जाएगा, ये कहाँ पे? सिंगापुर। ठीक है, और प्रशांत महासागरीय जलमार्ग यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैंकूवर में। और उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग ये मैनचेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का यहाँ पे थर्ड है, बी का फर्स्ट है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही से सुमेलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिवासों की स्थापना में क्या क्या चाहिए होता है वो देख लेते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण रहते हैं, ये भी ठीक है। आर्थिक कारण महत्वपूर्ण रहते हैं, ये भी ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिवासों की स्थापना में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारण सभी ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर ले। नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण 2005 तक
विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट से अधिक नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना की गई है? तो कितनी नगरीय जनसंख्या हो गई यहाँ पे? 50%, 55%, 60% या फिर 65%। तो यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है वो हो चुकी है 50%। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 2000 के आंकड़ों के अनुसार संप्रति विश्व की 47% जनसंख्या नगरों में रहती है। साथ ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि 2005 का जब अंत आएगा तो जो विश्व की आधी जनसंख्या यानी कि 50% जनसंख्या कहाँ पे निवास करेगी? नगरों में निवास करने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या फिर इससे अधिक होती है उसको कहा जाता है क्या? महानगर, बृहत नगर यानी मेगा सिटी, अर्बनाइज सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जिनमें 50 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या होती है उसको कहा जाता है बृहद महानगर या फिर मेगा सिटीज को कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के अनुसार ऐसे नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ होती है उसे मेगा सिटी बृहत महानगर की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? कौन से महाद्वीप में 3 विशाल नगर हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं जो कि हो जाएंगे आपके। पहला हो जाएगा साओ पोलो जिसमें कि 25 लाख जनसंख्या निवास करती है। दूसरा हो जाएगा रियो डी जेनेरियो जिसमें कि 190 लाख जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा हो जाएगा इसका ब्यूनस आयर्स जिसमें कि 127 लाख जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसा देश है जहां पर के एक भी विशाल नगर यानी कि मेगा सिटी देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका इजी से इजी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल अगर आप बताएंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल पाया जाता है। और यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, 2.43% इस पर भूमि है। और केवल रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ये देश हैं इससे बड़े हैं। और देश का जो उत्तर दक्षिण विस्तार अगर आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम अगर आप चले जाएंगे तो 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकोबार द्वीप, इसमें क्या पूछा गया है निकोबार द्वीप में? चलिए, 12 द्वीपों का समूह है, 21 द्वीपों का समूह है, 22 द्वीपों का समूह है या फिर 25 द्वीपों का समूह है? तो जो आपका निकोबार द्वीप है ये समूह है 22 द्वीपों का, यानी कि टोटल इसमें 22 द्वीप मिलते हैं। कौन कौन से द्वीप हैं इनको देख लीजिए आप। जिसमें कि 10 आवास योग्य यानी कि 10 में लोग निवास करते हैं, बाकी के जो 12 द्वीप हैं इनमें लोग निवास नहीं करते हैं। इसमें हो जाएंगे आपके कार निकोबार, चौरा, टोरछा, बोम्पोका एवं कमोरता, त्रिकंट, कोंडुल, मेरोमेचल ये सभी जो द्वीप हैं इनमें इंसान निवास करते हैं, बाकी के 12 द्वीपों में इंसान निवास नहीं करते हैं। द्वीपों के नाम नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर घुमा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 20 मिनट पर या फिर 6 डिग्री 30 मिनट पर या फिर 6 डिग्री 35 मिनट पर या फिर 6 डिग्री 25 मिनट पर। तो जो इंदिरा पॉइंट है इसके लिए कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो अपन इसकी व्याख्या ही देख के चलेंगे। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर हिंद महासागर में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत देश के चातुर्दिक यानी कि अंतिम सीमा पर बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। उत्तर बिंदु पूछे तो वो हो जाएगा इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, बिल्कुल उत्तरतम पूछा जाएगा। अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोरमाता जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो ये आपका किबिथु हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की अगर दक्षिणी सीमा पूछी जाए तो आप बताएंगे कन्याकुमारी में यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है।
और इसमें जो आपका विकल्प दिया गया था वो कोई भी सही नहीं है, तो इनका कोई मैटर ही नहीं बनता है सही करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं, उनकी ऊंचाई दी गई है, तो इनको मिला लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो 8,848 मीटर या फिर 8,850 कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद में जो आपकी हाइट हो जाएगी वो नंदा देवी की हो जाएगी। नंदा देवी की कितनी है? 7,818 मीटर। कंचनजंगा की अगर आप लंबाई देखेंगे तो कंचनजंगा की लंबाई है 8,598 मीटर। और मंकालू की अगर आप जानेंगे तो 8,481 मीटर। ऑप्शन जो आपका सही हो रहा है सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप व्याख्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ऐसे कितने नदी बेसिन है जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है? तो कौन से कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 13, 14, 15 या फिर 16। तो ऐसे टोटल 14 नदी बेसिन है जिनका की प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तथा 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र वाली कुल 44 नदी द्रोणियां भी हैं। इतना समझ गया आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। यह मत है किसका है ये? एंड बेलफ्रोड द्वारा दिया गया था, डॉक्टर स्टेम्प का, मार्सडेन का या फिर कोपेन का। तो इन्होंने कहा है कि स्थल रूप के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था मार्सडेन। इन्होंने कहा था कि जो विश्व के समस्त जलवायु स्थल रूप है वो सभी आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको सब पूरा विश्व घूमना है तो आप एक बार भारत जरूर आए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। मार्सडेन ने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, जबकि ब्लेनफोर्ड ने कहा है कि हम भारत की जलवायु के विषय में कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं मिलती जितनी कि अकेले एक भारत में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो टोटल कितने वर्गों में बांटा गया है भारत की मिट्टियों को? 6 में, 7 में, 8 में या फिर 9 में। तो जो भारत की जो अनुसंधान है भारतीय कृषि अनुसंधान, उसने मिट्टियों को बांटा हुआ है 8 प्रकार में। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सी 8 प्रकार हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, आपको दिखाई दे रहा है ना? ये इनका वर्गीकरण किया गया था 1986 में। देश में 8 मृदाओं को यानी 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का विभाजन हुआ था, जो कि कलर के आधार पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, संयोजन के आधार पर एवं अवस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहली हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी हो जाएगी, तीसरी लाल या फिर पीली मिट्टी हो जाएगी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी व बनीय मिट्टी। ये टोटल कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए मिट्टियों के। ठीक है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसको वर्गीकृत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आणविक खनिज लेड यानी कि इल्मेनाइट, जिरकन, मोनोजाइट निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी में मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं ये? तो ये आपको राजस्थान और गुजरात में, केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके आणविक खनिज हैं जैसे कि इल्मेनाइट, जिरकन, मोनोजाइट, ये आपको देखने को मिलेंगे केरल के जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देख व्याख्या दी गई है इसकी कि यहाँ पे 60% से जो अधिक भाग है केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है किसका? आणविक खनिजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि देश की नदी प्रणाली यानी कि 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जाता है? तो कितना पानी इस्तेमाल में लाया जाता है इसको देख लेते हैं। 690, 680 या फिर 670 घन किलोमीटर या फिर 660 घन किलोमीटर। तो जो 690 घन मीटर पानी इस्तेमाल में लाया जाता है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष है, इसकी हाइट पूछी गई है। तो कितनी इसकी हाइट होती है?
हाइट इसकी या 3000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 से 3000 मीटर, या फिर 1000 से 2000 मीटर, या फिर 500 से 1000 मीटर इसकी हाइट पाई जाती है। तो ये जो हाइट पर पाया जाता है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेंगे इसकी कि चीड़ और जो देवदार है उस जैसी नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष में 2500 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। चीड़ है यानी कि पाइनस लैंगिनफोलिया, ये वृक्ष हिमालय में जम्मू कश्मीर लद्दाख उससे लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस लकड़ी का जो प्रयोग होता है फर्नीचर बनाने में, चाय की पेटी बनाने में, माचिस बनाने में, रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्षों में ब्लू पाइन, सिल्वर फर, स्प्रूस, अखरोट, वालनट, सफेद बीसा, व्हाइट बिलो, भुर्ज, इंडियन बर्च एवं सुर यानी कि साइप्रस, ये सभी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी? तो कौन सी नहर बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? बिस्त दुआब नहर, सरहिंद नहर, पश्चिमी यमुना नहर, या फिर पूर्वी नहर? तो जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है इसका निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर अंबाला जिले में यानी कि ताजेवाला से यमुना नदी तक निकलती है। पश्चिम यमुना नहर 14वीं दशक में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। बाद में शेर शाह ने 1546 ईस्वी में तथा अकबर ने 1582 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया, सुधार करवाया, और 1886 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इसे सिंचाई योग्य बनाया था। ठीक है, एक नहर पर कितने लोगों ने कार्य किया है ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्न में से कौन रहे थे? विलियम एफ, जॉर्ज विलियम, विलियम गेड, या फिर विलियम डेविस? तो जो हरित क्रांति के खोज करता रहे थे वो विलियम मेड रहे थे। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति के खोजकर्ता विलियम गेट महोदय रहे थे, और हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले विलियम गेट ने ही किया था। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी, और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरएस एवं CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? गेहूं की, मक्का की, चावल की, या फिर बाजरा की? तो ये जो खाद्यान्न की उन्नत फसलें हैं ये चावल की फसलें हैं। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये इसको देख लेते हैं। IR5, CO34, IR8, IR20, IR22। ये साबरमती, बाला, रत्ना, जमुना, ये सब जो आपको किस्में मिलती है किसकी है? चावल की सभी किस्में हैं। तो आपके क्वेश्चन में अगर इनके अलावा ये नाम पूछे जाते हैं तो आप लगा देंगे कि ये चावल की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पूरब का बोस्टन कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, अहमदाबाद को, अमृतसर को? तो पूरब का बोस्टन जो कहा जाता है ये कहा जाता है अहमदाबाद को। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई को भारत का कॉस्मोपोलिस कहा जाता है, अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी या फिर पूरब का बोस्टन कहा जाता है, और या फिर इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे की जनसंख्या ज्यादा मिलती है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। तो सबसे ज्यादा जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है तो वो है आपका बिहार। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेंगे इसकी। प्रश्न काल के समय भारत में सर्वाधिक जो ये जब का पूछा गया जो 2003 का पेपर है तो 2003 के बारे में बता रहा है ये कि सबसे जनसंख्या घनत्व ज्यादा था वो पश्चिम बंगाल का था। जबकि अगर 2011 की जनगणना में देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है वो बिहार का मिलता है। बिहार में कितना है? 1106 है, और 1 किलोमीटर पे नापा जाता है। पश्चिम बंगाल में 1028 है,
केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है एवं हरियाणा में 573 है। ये आपके हाईएस्ट हैं, शुरू के 5 है, इनको आप याद रखेंगे, इनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले से इरेज कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान में निम्न में से किस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है? ये कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर नहर, आगरा नहर, इंदिरा नहर या फिर सरहिंद नहर? तो ये जो आपकी इंदिरा नहर है, ये सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होती है सिंचाई के कारण। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राजस्थान में इंदिरा नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जल भराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा दुष्प्रभावित होती है। इंदिरा गांधी नहर महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है, जिसके द्वारा रावी, ब्यास, सतलुज नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, यानी जहाँ पर राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, वहां तक इनकी नदियों का पानी लेकर के आया जाता है। और मुख्य नहर की लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जिसमें कि 179 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है। बाकी की इंदिरा गांधी नहर अत्यधिक सिंचाई के कारण जल भराव इसमें ज्यादा होता है और इसमें लवणीकृता यानी कि लवणीयता की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जल का रिसाव होता रहता है, अन्य क्षेत्रों में जाता है, जिसके कारण लवण ज्यादा मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका बस्तर यानी छत्तीसगढ़ विशेषकर किन खनिज निक्षेपों से होकर के निकलता है, समृद्ध है ये? कोयला से, बॉक्साइट से, लोह अयस्क से या फिर तांबा से? तो ये जो आपका निक्षेप है, ये यहाँ पे मिलता है लोह अयस्क का। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर, उसमें बेलाडीला एवं रागवात लोह अयस्क के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। दो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के, बेलाडीला व रावघात, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के निक्षेपों के लिए। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, इस पेटी में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि के लोह अयस्क पाए जाते हैं। इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यक यानी कि सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापत्तनम जो पोर्ट है, वहां से जापान में तथा दक्षिण कोरिया में पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है भूआकृति विज्ञान में, जीवन विज्ञान में, जनांकिकी में या फिर भूगोल में? तो जनसंख्या का अध्ययन अपन किस में करते हैं? नॉर्मली सी बात है, जनांकिकी में ही करेंगे। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जनांकिकी या फिर डेमोग्राफी में। जनांकिकी संक्रमण एक मॉडल है जिसका के प्रतिपादन किया था थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने 1929 में इसका प्रतिपादन किया था, और नोटेस्टीन ने इसका 1945 में किया था। फ्रैंक नोटेस्टीन इसकी व्याख्या अधिक विस्तार और प्रभावी ढंग से की, यानी कि पहले थॉमसन ने दिया था 1929 में, उसके कुछ सालों बाद 1945 में आए नोटेस्टीन, जिन्होंने कि इसका और भी विस्तार किया और प्रभावी ढंग से इसकी व्याख्या की थी। ठीक है,